दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमने जीवन बीमा अभिकर्ताओं के लिए मैनेजमेंट कोर्स की यह सीरीज शुरू की हुई है और आज की यह वीडियो इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करूं, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। वास्तव में पहले पार्ट की जो वीडियो मैंने पोस्ट की है, पोस्ट करने के बाद मैं काफ़ी मन में आशंकित हूं। आशंकित इस वजह से कि वीडियो को पोस्ट करने के बाद लगभग रात्रि के 12 साढ़े 12 बजे तक मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करता रहा और आपकी प्रतिक्रिया न मिलने के कारण मैं काफ़ी असमंजस की स्थिति में हूँ। वह इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि देखिए, पिछली जो वीडियो है उसमें अधिकतम जानकारी एक जीवन बीमा अभिकर्ता की पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए उससे संबंधित थी। और मुझे लगता है कि यदि एक अभिकर्ता को सफलता के पथ पर आगे बढ़ना है तो जब तक उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों होल सोल मैनेज नहीं होगी तब तक उसको बेहतर बेनिफिट नहीं होगा। अब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसको अपने कोर्स में शामिल करना चाहिए, या आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों की ही जानकारी हमको अपनी इस वीडियो में, इस कोर्स में रखना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा, यह चैनल आपका है और यहाँ पर जो भी जानकारी दी जा रही है आपके लिए दी जा रही है। और मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप अपनी बातों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आपकी प्रतिक्रिया हमें मिलती है तो यह हमको उत्साहित करती है और ज़्यादा बेहतर करने की प्रेरणा देती है। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा, यह जो वीडियो है यह आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी संबंधित है और पर्सनल लाइफ से भी संबंधित है। तो चलिए, बिना समय को नुकसान किए हुए इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला टॉपिक है, अगर आप अपने जीवन बीमा कारोबार में सफल होना चाहते हैं तो टाल मटोली की आदत को छोड़ दें। आइए अब दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक तो यह है कि चलिए ठीक है, मैंने आपसे कह दिया कि टाल मटोली की आदत छोड़ दें, लेकिन काम तो बहुत सारे हैं। हम किस काम को कब करें? भाई, अगर हम घर में हैं तो हो सकता है कि हमारी श्रीमती जी हमसे कहें बाज़ार से सब्जी लाना है या बाज़ार से कोई सामान लाना है। उसी समय हो सकता है कि किसी क्लाइंट की प्रीमियम लेने के लिए जाना हो, या हो सकता है कि कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम आ जाए और हमको उसको करने के लिए जाना हो। तो हम क्या करें? तो दोस्तों, इसके लिए हमको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। हमको यह समझना होगा कि हमें किस काम को कब करना चाहिए। अब हो सकता है कि आपके मन में यह हो कि एक यूट्यूबर हमको बताएगा कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए, लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि मैं एक मेथड आपको बताने जा रहा हूं, एक गणित आपको समझाने जा रहा हूं। और अगर आपने इस गणित को समझ लिया और इसको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले समय में आप बहुत बड़ी सफलताओं को हासिल करेंगे और आपके पास बहुत सारा समय बचेगा। मैं इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं उदाहरण के ऊपर जाऊंगा तो फिर वीडियो बिना वजह की बहुत लंबी होगी। तो मैं सिर्फ टॉपिक की बात करता हूं। अगर आप अपने जीवन बीमा कारोबार में सफल होना चाहते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। अब बात है कि प्रायोरिटी सेट कैसे करें। तो किसी भी काम को करने की प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपको 3 तरह के तराजू का उपयोग करना होगा। अब यह तराजू क्या है, घबराइए नहीं, मैं वो तराजू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने पहला कोई काम आ गया और आपको उस काम को करना है, तो उस काम को करने के लिए यह प्रायोरिटी वाला जो पहला तराजू है उस काम को उस तराजू के ऊपर रख दीजिए। अब यह तराजू क्या कहता है? यह तराजू कहता है कि पहले आप खुद से पूछिए कि यह काम कैसा है, क्या यह काम जरूरी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्या यह काम इम्पॉर्टेंट है, क्या यह काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या यह काम इमरजेंसी से भरा हुआ है। इन 4 प्रकार के क्वेश्चन के साथ यह जो तराजू है इसको तौलिए। इन 4 प्रकारों को बांट कह सकते हैं, जो 1 किलो 2 किलो आधा किलो का बांट आता है ना, तो इसी तरह से आप ये मान लीजिए कि ये 4 जो प्रकार हैं ये 4 तरह के बांट हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, सबसे पहले आप खुद से पूछिए क्या यह काम जरूरी है। दूसरा चीज़, क्या यह काम इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या इमरजेंसी से भरा हुआ है, क्या है। अब यह तो तब तय हो सकता है जब आपके सामने काम हो। आप अपने जीवन के किसी भी काम को उठा लीजिए, किसी भी काम को उठा लीजिए।
जैसे सपोज दैट बाजार से आपको सब्जी लेकर आनी है, तो यह जो काम है इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? अब तो यह इस चीज़ पर निर्धारित करेगा कि आपके घर में सब्जी है कि नहीं है। अगर आपके घर में सब्जी पड़ी हुई है और एक्स्ट्रा सब्जी लेकर आना है, ऐसी कंडीशन में यह काम आपका नीड के अंदर आएगा, यह आपकी ज़रूरत है। लेकिन अगर सब्जी नहीं है और तत्काल अब सब्जी अगर बनाना है, भोजन करना है, तो ऐसी कंडीशन में यह जो सब्जी है यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो सकता है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो अब यह कैसा काम होगा? अब इस तरह का जो काम होता है या तो आप उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं या तो इमरजेंसी की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप अपने कारोबार को भी देख लीजिए ना। सपोज दैट कि 2 क्लाइंट हैं। एक क्लाइंट है जिसको आपने बीमा की पॉलिसी समझा दी है और उसका सिर्फ प्रपोजल भरना है और प्रपोजल भर के प्रीमियम लेकर आना है। और दूसरा क्लाइंट ऐसा है जो आपसे यह कहता है कि आप आ जाओ, मेरे को पॉलिसी समझा दो, अगर पॉलिसी मेरे को समझ में आ जाती है तो मैं आपसे पॉलिसी ले लूँगा। अब इन दोनों ही कामों की तुलना करके देखिए, आप इसको किस श्रेणी में रखेंगे? जरूरी है, मतलब ये नीड है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या इमरजेंसी है? यह आपको खुद से पूछना होगा। अब दोस्तों ठीक इसी तरह से आपको चाहिए कि आप पूरे महीने की लिस्ट बनाइए कि पूरे महीने में आपको कौन कौन से व्यक्तिगत काम और ऑफिशियल काम या कस्टमर के काम करने हैं। ये पूरी लिस्ट तैयार कीजिए और उसको बारी बारी से आप इस कैटेगरी में, ये जो तराजू है इस तराजू में तौलिए और तौल कर छांट कर 4 भागों में आप बांट दीजिए। एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला हुआ था कि टाल मटोली की आदत को टालना होगा। अगर आप वास्तव में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अगर सबसे बड़ा कोई बदलाव करना है, सबसे बड़ा कोई संघर्ष करना है, तो वो अपनी टाल मटोली की आदत को टालना होगा। सपोज दैट कि आप मूवी देख रहे हैं और कोई इमरजेंसी काम आता है, तो सबसे पहले उस काम को करिए। मूवीज़ आप बाद में भी देख सकते हैं। यानी अपने कामों को टालना छोड़िए। जब आप अपने कामों को टालना छोड़ेंगे तो इससे आपका जीवन आसान होता जाएगा। लेकिन अब है क्या, मान लीजिए आपने ये जो तराजू है इस तराजू में तौल तौल कर अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को अलग अलग श्रेणी में रख दिया है। अब सपोज दैट कि कोई काम नीड की श्रेणी में है, लेकिन उस नीड के श्रेणी के काम को अगर आप टालते हैं तो हो सकता है कि वह जो काम है वह या तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम बन जाए या तो फिर इमरजेंसी में आ जाए। और कई बार अगर आप अपने जीवन के पिछले हिस्से को अगर आप देख लीजिए तो कई बार ऐसा होगा, और मुझे तो लगता है कि लगभग हर महीने में ऐसा होता होगा कि 4-5 काम ऐसे होंगे कि जिसको आपने टाला होगा और टालने के कारण वो या तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में पहुंच जाएगा या तो इमरजेंसी की श्रेणी में पहुंच जाएगा। दोस्तों अब मैं दूसरे तराजू की बात करता हूं। दूसरा तराजू समय का है और इसके जो बांट हैं ये बांट भी 4 प्रकार के हैं। आपके जीवन में बहुत सारा ऐसा काम होगा जिसको कि आप महीने में कभी भी कर सकते हैं। दूसरे तरह के कार्य ऐसे होते हैं जिसको कि आपको सप्ताह में खत्म कर देना चाहिए, सप्ताह के अंदर समाप्त कर देना चाहिए। तीसरा तरह का कार्य आपको ऐसा मिलेगा जिसको कि आपको कुछ भी करके आज के आज करने होंगे। और चौथा तरह का कार्य ऐसा होता है जिसको कि आपको अभी के अभी करना होता है। देखिए हमको कहते क्या हैं, अगर हिंदी में अगर कहा जाए तो हमें और आपको अभिकर्ता कहा जाता है। अभिकर्ता का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सभी कार्यों को अभी करे, उसी को अभिकर्ता कहते हैं, यानी LIC का एजेंट। बहरहाल चलिए हम इसकी डिफिनीशन किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम बहुत विशेष टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, इसके लिए मैं आपके व्यावसायिक कार्यों को ही उदाहरण के तौर पर लेता हूँ। एक अभिकर्ता को क्या क्या काम करने हैं? एक अभिकर्ता को अपने ग्राहकों को पॉलिसी का रिमाइंडर सेंड करना है। भाई प्रीमियम कब जमा करनी है, SB का पेमेंट आपको कब मिलेगा, आपका नेफ्ट अटैच हुआ है कि नहीं हुआ है, यह रिमाइंडर से संबंधित काम है। अब अगर आपने ये जो अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों की श्रेणी अगर 4 भागों में बांट दिया है, तो अब आपको यह सोचना होगा कि रिमाइंडर सर्विस जो है यह किस तरह का काम है। इसको आपने किस श्रेणी में रखा है? नीड में रखा है, इम्पॉर्टेंट में रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखा है या इमरजेंसी में रखा है? कैसा काम है? मुझे लगता है कि यह कार्य नीड की श्रेणी में आता है, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इस कार्य को अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कारोबार नहीं होगा। तो यह नीड की श्रेणी में है, यह कार्य आपको करना चाहिए।
ठीक है ना। अब दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ है कि आपको क्लाइंट की प्रीमियम कलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है ना। क्लाइंट का अगर कोई दस्तावेज है, हो सकता है कि उसके दस्तावेज को LIC में लेके जाना हो, LIC का कोई दस्तावेज है तो उसको क्लाइंट तक पहुंचाना हो, पॉलिसी का स्टेटस देना है। तो ये जितने भी तरह के कार्य हैं इनको 4 तरह की श्रेणियों में आपको बांटना पड़ेगा। अब जब 4 तरह की श्रेणी में आप अपने कार्यों को बांटते हैं तो फिर अब यह जो टाइम वाला तराजू है, इसमें जो है ये जो 4 तरह के बांट हैं, मतलब यह जो काम है हमको मासिक में करना है, सप्ताह में करना है, आज करना है या तुरंत करना है, इस श्रेणी में आपको तौलना होगा। अब चलिए एक और उदाहरण ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई एक ऐसा क्लाइंट है जो बीमा कराना चाहता है, आपको लगता है कि मुझे उससे मिलना है बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए, कि मैं उसको पॉलिसी समझाऊंगा और उसको बीमा बेच दूंगा। तो यह काम कैसा है, इस काम को किस श्रेणी में रखेंगे, तय आपको करना है। वहीं पर एक दूसरा क्लाइंट है, उसकी प्रीमियम का कलेक्शन करने भी जाना है और वो कहता है कि यार देखो सुबह में 7 बजे तक अगर आ जाओगे तो हम तुमको प्रीमियम दे देंगे, और 7 बजे के बाद अगर आओगे तो फिर भाई हम चले जाएंगे ड्यूटी पर, फिर आप जो है 1 हफ्ते बाद आना। यह दूसरा काम हो गया। तीसरा काम यह है कि सपोज दैट आपने किसी क्लाइंट को बीमा पॉलिसी समझाई है और उसने आपसे प्रपोजल फॉर्म भी भरवा लिया है और आपसे कहता है कि यार रितेश एक काम करना ना, कल सुबह 7 बजे से पहले आ जाना, हम तुमको प्रीमियम दे देंगे और हमारा पॉलिसी पास करा देना। और भाई मेरे, अगर कल सुबह 7 बजे तक अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो फिर भाई देखो 1 सप्ताह बाद तुम मुझसे मिलना। अब आपके पास 3 तरह के काम मिल गए और तीनों एक ही टाइम पर करने हैं। तब आपको क्या करना होगा? देखिए, मैंने आपसे कहा क्या कि आपको किसी काम को टालना नहीं है, तो आपको पहली कोशिश तो यह करनी चाहिए कि ऐसे क्या तरीके अपनाएं कि तीनों काम हो जाए। लेकिन सबसे पहले अब हमको यह तय करना होगा कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है। तो ये जो पलड़ा है, इस पलड़े में आप तौल कर देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी होगी। मुझे लगता है कि आप प्रायोरिटी देंगे जिसका प्रपोजल फॉर्म आपने भर दिया है, उससे प्रीमियम कलेक्शन करना है। वह जरूरी है, अर्जेंट है, इमरजेंसी है, उस कार्य को करना सबसे पहले जरूरी है। तो अब क्या हुआ, 7 बजे से पहले आपको रेनुअल कलेक्शन भी करना है, रेनुअल प्रीमियम का कलेक्शन करना है, और 7 बजे से पहले ही वह जो व्यक्ति बीमा समझना चाहता है वहाँ भी आपको जाना है। तो अब क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ बीमा समझाने के लिए जाना है वहाँ तो आप ही को पहुँचना होगा, लेकिन जहाँ रेनुअल प्रीमियम का कलेक्शन करने जाना है वहाँ पर आप किसी और को भी भेज सकते हैं। वह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई भी दूसरा सदस्य हो सकता है। आप उस व्यक्ति को भी समझा सकते हैं कि ठीक है सर, आप एक काम करो ना, प्रीमियम का पैसा आप अपने साथ लेते चले जाओ, हम आप जहाँ काम करते हो हम वहीं पर आकर आपसे कलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को इस टाइम के तराजू पर तौलना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको एक लिस्टिंग तैयार करनी होगी। अब अगर मैं घर के कार्यों की बात करूं, सपोज दैट आपकी धर्मपत्नी आपसे कहती हैं कि आप बाजार से आज आइएगा तो आप सब्जी लेते आइएगा क्योंकि सब्जी है नहीं, कल सब्जी बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो अब यह कार्य कैसा है, इस कार्य को आज के आज आपको करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी धर्मपत्नी कहें कि भाई देखो, किचन के जो सामान है वो खत्म हो चुके हैं, जब मार्केट से आप आना तो किचन के इन सामानों को लेते आना। यह कार्य कैसा है? हो सकता है यह कार्य आप आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो। अब देखिए, इन्हीं दोनों कार्यों का मैं बंटवारा करता हूँ। अब सपोज दैट कि आप जाते हैं और फील्ड से लौट कर चले आते हैं और बाजार से सब्जी लेकर नहीं आते। अब क्या होगा, रात्रि ज़्यादा हो चुकी है, अब आप कहीं जा नहीं सकते क्योंकि दुकानें बंद हो चुकी हैं, सब्जी आपको मिलेगी नहीं, तो आप रात में आराम करेंगे और सुबह होते ही आपके श्रीमती जी कहने लगेंगे कि भाई अब मैं क्या बनाऊं, सब्जी तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वह जो सब्जी आज का काम था अब आपके लिए इमरजेंसी हो जाएगा। आपके बच्चों को स्कूल जाना होगा, घर के दूसरे सारे कार्य होंगे, तो अब इस कार्य को इमरजेंसी के रूप में आपको पूरा करना होगा। अब एक बार कल्पना करके देखिए, आपने अगर टाल मटोली की है तो आप कल्पना करके देखिए ना क्या स्थिति होगी। मान लीजिए इधर आपकी धर्मपत्नी कह रही हैं कि आपको सब्जी लेकर आना है, उधर आपका क्लाइंट आपसे बोलता है कि यार तुम आ जाओ, हम रेनुअल कलेक्शन का पैसा तुमको 7 बजे तक दे देंगे और अगर जो है तुम लेट करोगे
तो भाई फिर एक सप्ताह बाद आना। क्या स्थिति होगी? हो सकता है कि आपके मन में यह हो कि मैं जाऊंगा, रेनुअल कलेक्शन का पैसा लेकर आऊंगा और साथ में सब्जी लेते चला जाऊंगा। हो सकता है कि आपके बच्चे का स्कूल छूट जाए। क्या कीजिएगा? तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों को टाइम वाला जो तराजू है, इस तराजू पर तौल कर तब आपको एक नतीजे पर आना होगा। एक लिस्ट तैयार करनी होगी, अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों की लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। अब चलिए, अब मैं तीसरे तराजू की बात करता हूं। तीसरा तराजू भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा तराजू क्या है? यह है कि आपके ऊपर वह जो कार्य है कैसा इम्पैक्ट डालने वाला है। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपको किसी क्लाइंट का बीमा करने जाना था और आपने कहा कि आज भाई देखो मैं नहीं आ पाऊंगा, आज बिजी हूं, मैं कल मिलूंगा। तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा? हो सकता है क्लाइंट आपसे नाराज हो जाए, आपसे बीमा न कराए, दूसरे से करा ले। ठीक इसी तरह से सपोज दैट कि आपके ननिहाल में कोई शादी पड़ी हुई है। यह भी तो भाई एक काम है ना, इसमें भी आपको शरीक होना है और आप वहां पर नहीं पहुंचते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा? आपके ससुराल में कोई फंक्शन है तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा। इसका जो तराजू का जो दूसरा बटखरा है, ये दूसरा बटखरा कहता है कि आप ये सोचिए कि कोई काम है तो उस काम का असर आपके परिवार के ऊपर क्या पड़ेगा, उस काम का असर आपके प्रोफेशन पर क्या पड़ेगा, उस काम का असर आपके जो सोशल लाइबिलिटीज़ है, सामाजिक जीवन पर आपके उस जो काम है उसका असर आपके सामाजिक जीवन पर कैसा पड़ेगा। और जब आप इन 3 मुद्दों पर किसी कार्य को आंक लेते हैं, फिर आप डिसीजन लीजिए कि मुझे कब कौन सा काम करना है। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे यकीन है मूवीज़ आप देखे होंगे, जीवन में कभी ना कभी तो ज़रूर देखे होंगे। तो मूवीज़ में जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका एक पीए होता है। उस पीए का कोई ज़्यादा काम नहीं होता, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो बताता है कि सर जी इतने बजे आपको यहाँ पर मीटिंग है, इतने बजे आपको यहाँ पर मीटिंग है, इतने बजे आपको इस जगह जाना है। अच्छा, ये बड़े बड़े कंपनी वाले जो लोग होते हैं वो पागल हैं क्या? आपको मालूम है एक पीए की सैलरी कितनी होती है? आप अपने सोर्स से पता कर लीजिएगा। और पीए का काम ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पीए का काम सिर्फ इतना होता है कि वो अपने मालिक को सिर्फ ये बताता है कि सर आज की डेट में आपको इतने बजे इस जगह पर जाना है, इतने बजे इस जगह पर जाना है। तो अब मैं आपसे यह तो नहीं कहने जा रहा हूं कि आप अपने लिए पीए रखिए, लेकिन मैं आपसे यह जरूर कहूँगा कि पीए का जो काम है वो खुद कीजिए ना। एक डायरी बनाइए, उस डायरी में जो काम आपको करना है, जो आपकी मीटिंग्स है, जो आपके चाहे पारिवारिक कार्य हों चाहे आपके प्रोफेशनल कार्य हों, उन चीज़ों की एक टाइम टेबल आप बनाइए। क्लाइंट से जब आप मिलने जाते हैं और क्लाइंट आपको बोल देता है कि भैया ठीक है आप अगले हफ्ता में आइएगा और हम बीमा करा लेंगे, आप कहीं नोट करते हैं क्या? नोट करना चाहिए। कल की वीडियो में मैंने आपको एक वो दिखाया था ना, वीडियो की शुरुआत में ही दिखाया था, तो आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। उसमें बड़े विधिवत मैंने बताया है इस चीज़ को। तो वैसी वर्क लिस्ट तैयार कीजिए और अपना पीए खुद बन जाइए। और जब पीए बन जाते हैं ना, तो कड़ाई से खुद के ऊपर उसको पालन कीजिए। जब पालन करेंगे तो इसका निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह भी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एजेंसी कैरियर में बहुत बड़ी उछाल दे सकती है। यह है कि देखिए, होता क्या है कि मेरा जब जीवन बीमा अभिकर्ता बाजार में जाता है तो उसका क्लाइंट कहता है अरे यार तुम जा रहे हो उधर साइड ना, तो भाई झुलवा लेते जाओ और जो साग सब्जी है ना ये ले जाके पहुंचा देना। हमारा एजेंट भी सोचता है कि यार अगर मना कर दूंगा तो हो सकता है कि बीमा न कराए। तो ये काम नहीं करना है। आपके पास इतने ज़्यादा काम हैं कि अगर आप इस तरह के काम को ढूंढना शुरू करेंगे ना, तो ज़िंदगी में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति, एक चीज़ मान लीजिए आप और इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए, अगर आपने अभी तक इस चीज़ की जांच नहीं की है, जो मैं कहने जा रहा हूँ इस चीज़ की अगर जांच नहीं की है, तो या तो आप अपने पुराने एजेंसी जो आपका समय बीता है अभी तक उसमें देख लीजिएगा, या अगर आप नए एजेंट हैं तो अपने भविष्य में आप इन चीज़ों की जांच कर लीजिएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? कोई भी व्यक्ति आपके बेनिफिट के लिए बीमा नहीं कराएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। लेकिन अब आपके मन में होगा कि अरे यार मैं तो बोला था, वर्मा जी को बोला था कि सर जी आप एक बीमा करा लो, नहीं तो हमारी एजेंसियाँ डूब जाएगी। तो करा लिए थे, तो हमारे फायदे के लिए बोले थे। अब वो बीमा चला कैसे रहे हैं ये भी देख लीजिए आप। साल 2 साल ऐसे बीमे चलते हैं, 3 साल चलते हैं, उसके बाद बीमा सरेंडर हो जाता है। अब 1-2 अपवाद की बात मैं नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम होता यही है। बीमा आप तभी बेचने में सफल होंगे और बीमा तभी आप चलवा पाएंगे
जब आप वास्तव में आप अपने क्लाइंट को बीमे के लाभ समझा पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जब आपका क्लाइंट आपके बीमा पॉलिसी में अपना बेनिफिट देखने लगता है, उस कंडीशन में वह बीमा खरीदता है और अपनी पॉलिसी को मैच्योरिटी तक चलाता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि हमारा अनुभव आपके अनुभव से अलग नहीं हुआ। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन होगा यही। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा कहना यह है ना कि देखिए, आप सुपरमैन नहीं हैं, आप एक सामान्य से इंसान हैं। आप चाहें कि हम सारा काम कर लेंगे तो आप नहीं कर सकते। आपको करना क्या होगा, आपके जो कार्य हैं ना, उन कार्यों को किसी दूसरे के ऊपर डाइवर्ट करना सीखिए। अब देखिए, डाइवर्ट करना और टाल मटोली करना ये दो अलग चीज़ें हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस कार्य को मत कीजिए, उस कार्य को करना है, टाइम पर करना है, लेकिन आप यह देखिए कि क्या यह कार्य मैं किसी और से करवा सकता हूँ क्या। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा, हो सकता है कि अगर आप नए एजेंट हो तो आपके दिमाग में जा रहा होगा कि यार अब हमको सर बोल रहे हैं कि स्टाफ रखो। मेरे को पता है भाई, स्टाफ रखना ठीक है, बोलना जितना आसान है ना, उसको एक एजेंसी के शुरुआती दौर में एक स्टाफ रखना बहुत मुश्किल है, मेरे को पता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने कार्यों को किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, किसी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कई रास्ते हैं भाई। आप बाजार में जब जाते हैं तो आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि सर आप जा रहे हो ना, तो ये बैग लेके चले जाओ मेरे घर में, मेरी श्रीमती जी को दे देना। तो वो कह सकता है, आप नहीं कह सकते हैं, आप भी तो कह सकते हैं। तो आपको सोचना होगा कि हम अपने कार्यों को, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसको डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए मार्केट से सब्जी लेकर आनी है या मार्केट से आपको सामान लेकर आना है। तो घर में हो सकता है आपका छोटा भाई हो सकता है आपकी श्रीमती जी मार्केटिंग कर सकती हो सकता है कि आपका पड़ोसी मार्केट जा रहा हो। आप ऐसी कंडीशन में किसी को आप बोल दीजिए कि भाई आप जाना बाजार से, आप जो है उसको पैसे पेमेंट कर दीजिए, वो लेकर चला जाएगा। ये तो पर्सनल लाइफ हो गई। अब मैं बात प्रोफेशनल लाइफ की कर रहा हूँ। अब प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि आप दूसरे से करवा सकते हैं। देखिए, पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप दूसरे से करा सकते हैं। बस थोड़ी सी समझदारी बरतनी होगी। थोड़ी सी समझदारी बरतेंगे तो यकीनन आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। आप यह कोशिश कीजिए कि सपोज दैट अगर क्लाइंट प्रीमियम अपनी जमा कर सकता है तो आप ट्राई कीजिए। मान लीजिए 10 लोगों से कहते हैं, 2 लोग भी अगर अपनी प्रीमियम जमा कर दीजिए, ऑनलाइन जमा कर दिए या ब्रांच जाके जमा कर दिए, तो आपका बोझ कम हो गया। दूसरा चीज़, सपोज दैट कि आप ब्रांच में जाते हैं, आपको नॉमिनी चेंज कराना है, आपको एड्रेस चेंज कराना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप उसमें से आप अपनी ऑफिस में देखिए, ऐसे जो लोग हैं, जो स्टाफ काम करने वाले हैं, उसमें कौन ऐसा है जो आपकी बात को मान सकता है। आप उसको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दीजिए ना भाई। एक स्टाफ अगर आप रखेंगे तो 8,000, 10,000, 15,000 आपको देना होगा। आप महीने के 500,000 रुपये अगर आप किसी को दे दीजिए और आप उनसे सिर्फ इतना डील कर लीजिए कि सर मेरा ये काम आएगा, मैं आपको देकर चला जाऊंगा, मेरा बस काम करवा दीजिएगा। अगर आपको ऑफिस में कोई स्टाफ ऐसा नहीं मिलता है तो आप अपने विकास अधिकारी से बात कीजिए। विकास अधिकारी, अब आपके विकास अधिकारी के सपोज दैट कि अगर 25 एजेंट 50 एजेंट हैं तो ये 50 एजेंट मिल जाए ना। 50 एजेंट मिलकर उस एक स्टाफ को, जो आपके विकास अधिकारी हैं वो एक स्टाफ रखे हैं, कुछ पैसे आप लोग दे दीजिए, कुछ पैसे आपके विकास अधिकारी उसको दे देंगे। आपके विकास अधिकारी का भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, वह तमाम तरह के कार्य कर देगा। तो दोस्तों देखिए, मुझे यह भी पता है कि आपके मन में इस समय कई तरह के क्वेश्चन जा रहे होंगे। जैसे में कि यार मान लीजिए मैंने स्टाफ रख दिया, वो मेरे क्लाइंट के यहाँ गया, दूसरे को अगर वो किसी को बोल दिया। भैया देखो, ये आपके दिमाग का सब वहम है। आपको अगर दूसरे का क्लाइंट मिल जाए तो क्या आप उसका बीमा कर डालते हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, अभी तक आप खुद ने कितने ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने दूसरे का बीमा किया हुआ है और आप उसका बीमा तोड़वा कर अपने लिए बीमा ले लिए हैं? दिल पर हाथ रख के बताइएगा और कमेंट करके बताइए कि आप कितना लिए हैं। यार होता नहीं है ऐसा। वास्तव में ये हमारे मन में एक अनजाना सा डर है, यही डर हमको पीछे करता है। हाँ, यह मैं मानता हूँ कि 1-2 केस, 3 केस, साल 1.5 साल 2 साल में 1-2 केस हो जाते हैं। लेकिन अब मान के चलिए ना कि अगर आपने एक स्टाफ नियुक्त कर दिया और सपोज दैट कि उसने अगर आपका 60% भी काम कर दिया ऑफिस से संबंधित, पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित, तो सबसे पहला चीज़ जो आपका सर दर्द है, ऑफिस का जो सर दर्द है, वो ख़त्म।
डॉक्यूमेंट का जो लेन देन करना है वो सर दर्द खत्म। तो सबसे पहला तो आपकी जो टेंशन है वो समाप्त हो गई। दूसरा चीज, आना जाना समय, ये सारा नुकसान खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास एक बहुत बड़ा समय तो बचेगा ना। इस समय का उपयोग आप नए क्लाइंट को ढूंढने में, प्रॉस्पेक्ट बनाने में, पॉलिसी का प्रेजेंटेशन करने में कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपकी एजेंसी में ग्रो होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो में यह कमेंट नहीं आता है ना, तो शायद हो सकता है कि मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूं, क्योंकि पहला जो वीडियो है वो तो खैर हतोत्साहित करके ही रखा है। लेकिन अगर आपको यह वीडियो उपयोगी नहीं लगेगी तो भाई इसी तरह की और भी आगे जानकारी होगी तो वह भी आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। तो यह मानकर मैं इस टॉपिक को चेंज करते हुए दूसरे टॉपिक पर वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा। तो आप अपने विचार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि जो अगली वीडियो है वह वीडियो पढ़े और आपको वह वीडियो मिल जाए, तो फिर आप इसके लिए हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।